हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 13 और 14 सितंबर का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए नोट्स बनाने में भी हेल्प होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीब के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए के तहत पैकेज की घोषणा की है। इसके ऑप्शन है 2.2 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ या 10.1 लाख करोड़। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1.7 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीब के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे उनमें स्वास्थ्य देखभाल के श्रमिक होंगे, गरीबों को खाद्यान्न मिलेगा, मनरेगा में मजदूर होंगे, जनधन महिला खाताधारक होगी और वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और गरीब विधवा भी इसमें शामिल होगी। अगला सवाल है, किसको भारत और अंगोला ने अपनी पहली संयुक्त आयोग बैठक आयोजित की है। मतलब किस दिन को भारत और अंगोला ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। इसके ऑप्शन है 9 सितंबर 2020, 8 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020 या 11 सितंबर 2020। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर 2020 को भारत और अंगोला ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। इस दौरान देशों में अपने व्यापार संबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने खाद्यान्न प्रसंस्करण, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, डिजिटलकरण, दूरसंचार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की है। अंगोला के बारे में यदि कहें तो यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है और अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत और अंगोला के बीच में यदि बात कर ली जाए तो अंगोला को स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1975 में भारत और अंगोला राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। भारत 223 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान और सेवाओं का निर्यात अंगोला को करता है। अंगोला भारत के लिए मुख्य रूप से अपने तेल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2019 के बीच 5 साल में कम आयु के बच्चों की मौत में वार्षिक कमी कितने की दर्ज की गई है। इसके जो ऑप्शन है वो है 2.8%, 4.5%, 3.5% या 8.6% की। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4.5% की। बाल मृत्यु दर पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत में 4.5% की वार्षिक कमी दर्ज की गई है। मृत्यु दर को लेकर यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या नियंत्रण और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए नए अनुमान के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों की मृत्यु दर में 1999 में 126 से घटकर 34 रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर 1990 में 89 की तुलना में अब घटकर 28 ही रह गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की है। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जयशंकर, अमित शाह या नितिन गडकरी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों में तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिज एदरबकोव एवं एससीओ से अलग एक सार्थक बैठक की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की है। डॉक्टर जयशंकर ने ताजिक विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहिरुद्दीन के साथ एक बैठक की है। विदेश मंत्री ने बढ़ते द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त की है। अगला सवाल देखते हैं। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता किस तिथि को आयोजित की गई है। ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 11 सितंबर 2020। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 9 सितंबर 2020। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता 9 सितंबर 2020 को आयोजित की गई। इस बैठक में तीनों देशों के विदेश सचिवों ने भाग लिया है। अगले सवाल देखते हैं।
किसने रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट के संचालन को नाकाम किया है? किसने रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट के संचालन को नाकाम किया है? ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, वायुसेना, थल सेना या रेलवे सुरक्षा बल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल ने एक देशव्यापी अन्वेषण में एक अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो के संचालन को नाकाम किया है। इसका उपयोग रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। आरपीएफ ने असम, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल में करीब 50 गिरफ्तारियां की हैं। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के बारे में यदि देखें तो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए विकसित एक अवैध कुख्यात सॉफ्टवेयर था। यह अवैध और आमतौर पर प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर एक सप्लाई स्पीड पर भारतीय रेल टिकट बुकिंग पर पूरी प्रक्रिया करता था। अवैध बिटकॉइन का भुगतान, सभी अवैध गतिविधियों के लिए भुगतान विकल्प के रूप में बिटकॉइन का उपयोग किया जा रहा था। यह कारण है कि बिटकॉइन के माध्यम से भुगतान करते समय सरकार का लेन देन पर कोई नियंत्रण और प्रतिबंध नहीं होता है। अगले सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक एवं तनाव मुक्त परिवहन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगले सवाल देखते हैं, गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? अभिनेता, अर्थशास्त्री, पत्रकार या वैज्ञानिक। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वैज्ञानिक। गोविंद स्वरूप एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह रेडियो खगोल विज्ञान के अग्रदूतों में से एक थे। अगले सवाल देखते हैं, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमिताभ बच्चन या सलमान खान। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण राजस्थान पत्रिका समूह का प्रकाशन द्वारा किया गया है। इसका नाम अखबार और मीडिया कंपनी राजस्थान पत्रिका से लिया गया है। यह जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया एक प्रतिष्ठित द्वार है। यह पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित है और इसमें झरोखे, मंडप और छतरियां भी शामिल की गई है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जयपुर को मान्यता दे दी गई है। पत्रिका गेट का निर्माण इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगला सवाल है, ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 के अनुसार किस बैंक को पहले स्थान पर रखा गया है? इस बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 के अनुसार किस बैंक को पहले स्थान पर रखा गया है? इसके ऑप्शन है यस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले स्थान पर रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह एक ढांचा है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने और उन्हें जिम्मेदार बैंकिंग, क्रेडिट अपडेट, डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश जैसे मैट्रिक्स पर रैंक देने के लिए अपनाया गया था। इस बैंकिंग सुधार 2.0 के अनुसार इसके 6 विषय हैं। जिम्मेदार बैंकिंग, ग्राहक जवाबदेही, उद्यम मित्र के रूप में पीएसबी, गहन वित्तीय समावेश, ऋण वितरण, प्रशासन और एचआर इसमें शामिल किया गया है। अगले सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को किस राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है गोवा, बिहार, महाराष्ट्र या उड़ीसा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बिहार। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को बिहार में किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र को सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। अगला सवाल देखते हैं, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन है 52 यानी कि 52, 94 मतलब 94, सी है 105 मतलब 105
या फिर 110 1110? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 105। कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और नई दिल्ली स्थित भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 में भारत का 26वें स्थान से नीचे खसकर 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल देश में यह 79 मतलब 79वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने की संभावना कारकों के बाजार में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुलापन पर निर्भर करती है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर अभी भी शीर्ष पर शामिल रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, इसने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र की 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, थाईलैंड, भारत या चीन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है थाईलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनुतिन चरणवीरुकुल ने की है। भारत की तरफ से इस बैठक के सत्र का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। अगले सवाल देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर समझौता किया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है जापान, चीन, अमेरिका या फिनलैंड। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जापान। भारत और जापान ने टेलीफोन पर अपनी वार्षिक शिखर बैठक आयोजित की, जिससे कि दिल्ली और टोक्यो ने भारतीय सशस्त्र बल और जापानी आत्मरक्षा के बीच सामग्री और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर एक बहुप्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंध पर भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान की तरफ से राजदूत श्री सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए हैं। चीन की आक्रामक नीतियों के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और खुले होने की पुष्टि के लिए ये दोनों देश ने नौसेनाओं के लिए एक पारस्परिक तार्किक संधि की है। देखते हैं अगला सवाल। सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? सी पार्थ सारथी किस राज्य के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तेलंगाना। सी पार्थ सारथी तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सी पार्थ सारथी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अगला सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन है गीता सरदेसाई, अजय शर्मा, प्रीति सूदन या कृपाल सिंह। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है प्रीति सूदन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्वतंत्र पैनल में प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। प्रीति सूदन भारतीय पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं। अगला सवाल है। निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है? निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। एयर एम्बुलेंस फर्म इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर थीम बेंगलुरु के HAL भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट से एविएशन टेक्नोलॉजी फर्म क्याथी के सहयोग से ये सेवाएं चलाएगी। अगला सवाल देखते हैं। पहला शैक्षणिक संस्थानों को हमलों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? पहला शैक्षणिक संस्थानों को हमलों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020, 12 सितंबर 2020 या फिर 10 सितंबर 2020। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 9 सितंबर 2020। एजुकेशन ऑफ ऑल फाउंडेशन और उसके वैश्विक साझेदारों यूनेस्को और यूनिसेफ ने 9 सितंबर 2020 को पहली बार शैक्षणिक संस्थानों के हमलों से बचने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय के द्वारा की गई थी, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। किसने स्टार्टअप परितंत्र को समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग 2019 के परिणाम घोषित किए हैं? किसने स्टार्टअप
परितंत्र को समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग 2019 के परिणाम घोषित किए हैं? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर पीयूष गोयल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पीयूष गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप और परितंत्र को समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग 2019 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। राज्यों के बीच रैंकिंग में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दर्जा दिया गया है। वाणिज्य को सरल बनाने, उत्पादकता को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को मजबूत करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्यों को मान्यताएं दी गई है। अन्य राज्य और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। केरल और कर्नाटक राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं, जो व्यापार और वित्त को आकर्षित करने के लिए अपरंपरागत उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। ऑप्शन है गाय योजना, ई गोपाला, ई किसान या पशुधन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ई गोपाला। ई गोपाला भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है जो किसानों और पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। यह ऐप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार और बाजार सूचना पोर्टल है। वर्तमान में देश में पशुधन का प्रबंध करने वाले किसानों के लिए ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। ई गोपाला ऐप पर किसानों को पशुपालन से संबंधित सभी जानकारियां मिलेगी। फिलहाल पशु किसानों को अलर्ट भेजने या उन्हें क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है, सरोद पोर्ट्स क्या है? सरोद पोर्ट्स क्या है? इस सवाल के ऑप्शन है वाद्य यंत्र, आसमानी तूफान, विवाद निवारण तंत्र या अंतर्देशीय बंदरगाह। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विवाद निवारण तंत्र। सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों के किफायती समाधान के लिए समिति पोर्ट्स बनाया गया है। यह विवाद निवारण तंत्र है जिसका समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। समुद्र क्षेत्र के लिए विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान प्रदान करने इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। यह सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका गठन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, किस मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है? इसके ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर, जिसे अमृतसर में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को विदेश अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण की अनुमति दे दी है। अब यह स्वर्ण मंदिर को विदेशी दान प्राप्त करने की अनुमति भी मिल जाएगी। सिख धर्म की ओर से विदेशी योगदान का उपयोग जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लंगर की व्यवस्था करने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि एक मुफ्त सामुदायिक रसोई घर है। अगला सवाल है, WWF की द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनधारियों, मछलियों, सरीसृप पक्षियों और उभयचरों की आबादी के आकार में 1970 से 2016 के बीच औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है 20%, 59%, 68% या फिर 72 मतलब 72% की। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 68 मतलब 68%। WWF द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनधारियों, मछलियों, सरीसृपों, पक्षियों और उभयचर की आबादी के आकार में सन 1970 और 2016 के बीच में औसतन 68% की गिरावट दर्ज की गई है। लैटिन अमेरिकी देशों और कैरिबियाई देशों में इनकी संख्या में 94% तक की कमी दर्ज की गई है। दुनिया भर में मीठे पानी की प्रजातियों को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। औसतन इसमें 84% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने अंतरिक्ष यान NG-14 साइग्रस का नाम पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है? ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या फ्रांस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमेरिका। अमेरिका अंतरिक्ष यान NG-14 साइगस का नाम स्वर्गीय भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। इसका नाम SS कल्पना चावला होगा। SS कल्पना चावला कैप्सूल को एंट्रेंस रॉकेट NG-14 मिशन के तहत 19 सितंबर को नासा से वर्जीनिया स्पेस के
मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट वॉलप आइलैंड से लॉन्च किया जाएगा। चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कल्पना चावला थी। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया में सवार 6 साथियों के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है नारायण सुब्रमण्यम, राम चंद्रमौली, नागेंद्र दत्त या गुरुराम जी शर्मा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राम चंद्रमौली। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से रामचंद्र मौली को सम्मानित किया गया है। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दक्षिण दक्षिण सहयोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 11 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर या 10 सितंबर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 12 सितंबर। दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दक्षिण के देशों द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। अगला सवाल है, किसने आई स्टार्टअप 2.0 की शुरुआत की है? ऑप्शन है एसबीआई, यस बैंक, यूबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक नया उत्पाद पेश किया है। स्टार्टअप्स और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बनाया गया है। यह उनके बैंकिंग के साथ साथ दूसरी जो बैंकिंग की जरूरतें होती हैं, जैसे पर बैंकिंग की जरूरतें भी कहा जाता है, जैसे नियामक सहायता, स्टाफिंग, लेखा, ग्राहक अधिग्रहण, विश्लेषकी, ग्राहकों को डिजिटल आउटरीच आदि का ध्यान रखकर इसे बनाया गया है। स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और बैंक में शामिल होने के समय तुरंत खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने एपीआई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट के साथ भी एकीकृत कर दिया है। अगला है, किसने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नवगठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं? कौन आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नवगठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी या राजनाथ सिंह। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया के निगरानी के लिए नवगठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार द्वारा गठित यह आत्मनिर्भर भारत का पहला एक हिस्सा है। यह ओएफबी को परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में जवाबदेही, स्वायत्तता और दक्षता पर निर्माण करेगा। यह कर्मचारियों को उनके वेतन और सेवानिवृत्तों लाभों की सुरक्षा करते हुए विकासात्मक सहायता और पुनर्वितरण योजना प्रदान करेगा। तो ये थे आज के हमारे 13 और 14 सितंबर के करंट अफेयर, जो कि आपके लिए सितंबर माह के करंट अफेयर से लिया गया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।